इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। राम राम भैया। विशाल खबर के सब सुनैयन का राम राम। अपना पंचे सब जन देख रहे हैं सुना दादू कार्यक्रम। जैसन कि अपना पंचन को सबका मालूम है कि सुना दादू कार्यक्रम में हम पंचे देश के विभिन्न मुद्दन में समय समय में चर्चा करी थे। कभू राजनीतिक मुद्दन में चर्चा करें, कभू धार्मिक मुद्दन में चर्चा करें, कभू सामाजिक मुद्दा में चर्चा करें और कभू साहित्यिक मुद्दन में चर्चा करें। आज हमरे साथ सुना दादू कार्यक्रम में मेहमान के रूप में हमरे बीच में जो उपस्थित हैं वो अपना सबके चिर परिचित हैं। भारत सरकार के सीनियर जियोलॉजिस्ट रहे और सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान उनका है और लगभग विंध्य क्षेत्र में सभी सामाजिक कार्यकर्ता उनसे कुछ न कुछ मार्गदर्शन पावत रहे। हमरे बीच में है आज सुना दादू कार्यक्रम में डॉक्टर प्रभाशंकर मिश्र जी। हम अपने सुना दादू कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन करी थे। राम राम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मूलतः तो अपना वैज्ञानिक हैं, लेकिन जितना हम अपना के जाने तो जितना अपना का अधिकार विज्ञान के क्षेत्र में है, जितना अपना का धरती के नीचे के विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन है, उतना सामाजिक क्षेत्र और तमाम धार्मिक क्षेत्र के जितना साहित्य है वहाँ में उतना अधिकार अपना का है। अपना के हाल में अब एक यह किताब आदि शंकराचार्य पर अपना लिखन है। आदि शंकराचार्य पुस्तक में यही अध्ययन जब हम करें तो यम हम पाएं कि शंकराचार्य जी जौन लिखिन गीता का भाष्य जौन करें और अन्य संदर्भ में जौन लिखिन उनके तमाम विचारन का अपना बिल्कुल सरलीकृत करके और ये किताब के रूप में हम सबका अपना दीन है। आज हम यह है अपना के जो नई किताब ही आदि शंकराचार्य में यही में चर्चा करब। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब अपना से हम यह जानना चाहते कि यह पुस्तक में अपना यह लिखन कि जैसे कि अभी तक बहुत सारे सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत थे कि यह ब्रह्मांड का निर्माण कौन मेर भा ओखर अलग अलग में थे। को तमाम ग्रहण में विस्फोट के पश्चात ये पृथ्वी का निर्माण भा लिखिस, को कुछ लिखिस। अपना जौन ये लिखन तो यह लिखन कि यह पृथ्वी का निर्माण यह संसार का निर्माण माने प्रकृति द्वारा कीनगा और प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के माध्यम से यह आगे बढ़ा। तो ये का है डॉक्टर साहब, यही थोड़ी सरलीकृत करके अगर समझाऊँ तो हमरे समझ में आई और दर्शकों का समझ में आई। देखिए हम हिंदी खड़ी हिंदी में बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, अपना खड़ी हिंदी में बोली। या थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए। प्रवृत्ति निर्वृत्ति व्यक्त और अव्यक्त के माध्यम से या प्रकृति की संरचना है। तो व्यक्त और अव्यक्त का है पहले यह हमें बता दिए। देखिए जो वैज्ञानिकों के बीच में जो अलग अलग अवधारणाएं हैं पृथ्वी के उत्पत्ति की या जगत के उत्पत्ति की, उनमें काफ़ी विभिन्नता है जी। और मैं तुलना कर रहा था उन अवधारणाओं का शंकराचार्य के अवधारणा के साथ। जी जी। तो इसके दो पक्ष हैं कि प्रकृति ने आखिरस इस ब्रह्मांड का निर्माण क्यों किया। जी। ये सब प्रयोजन है या कि बिना प्रयोजन के ही यूं ही जी खेल खेल में हो गया। जी जी।
दूसरा ये कि ये इसका मकसद क्या है, इसके अंततः इसकी परिणति क्या होगी और आगे का मामला कैसे आगे बढ़ेगा। शंकराचार्य जी ने इन दोनों बिंदुओं पर विचार करते हुए जी जगत की उत्पत्ति और उसके सांस्कृतिक विकास की अवधारणा पर खूब अच्छी तरह से विचार किया है। जी आप तो डॉक्टर लोहिया की अवधारणाओं से आप परिचित हैं। जी जी। उसमें व्हील ऑफ हिस्ट्री हाँ एक पुस्तक है जिसमें जो है कैसे जगत विकास होता है, हाँ, क्या होता है, हाँ। वो स्पाइरल ग्रोथ वगैरह की जो उसमें कल्पना थी। शंकराचार्य जी इसको साइक्लिक ग्रोथ समझते हैं। जी साइक्लिक ग्रोथ का मतलब होगा कि प्रारंभ होगा, जी जी विकास होगा, उत्कर्ष पे पहुंचेगा, फिर वो जो है गिरावट में आएगा, गिरावट के बाद फिर एक बड़ी विचित्र स्थिति से बनेगी और फिर उसको नए तरीके सृजित करने के लिए एक नया उन्मेष शुरू होगा और इस तरह से ये चक्र जी जी चलता रहेगा। ये चक्र कब तक चलता रहेगा उन्होंने इसका जिक्र जी नहीं किया है। जी देखिए, जो वैज्ञानिकों की अवधारणा है, चूँकि मैं बेसिकली भूवैज्ञानिक हूँ इसलिए थोड़ा बहुत अवगत हूँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। एक पाश्चात्य अवधारणा है बिग बैंग थ्योरी। जी एक बड़ा जोर का धमाका हुआ हाँ और उस धमाके के साथ ही पूरी सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई और रचना के साथ ये चलते रहे, विभिन्न खंड बने, फिर विभिन्न ग्रह नक्षत्र ये तमाम सब निहारिकाएँ ये सब चीज़ें बनती रहीं और उसके बाद में फिर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के बाद फिर आगे का क्रम विकास में चलता रहा। तो ये बिग बैंग थ्योरी पर जी उन लोगों ने अभी स्विट्जरलैंड में एक प्रयोग किया। जी उन्होंने क्या किया कि धरती से करीब 100 मीटर नीचे जा करके एक टनल में, सुरंग में, बहुत बड़े मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन जो पार्टिकल होता है, फिजिकल पार्टिकल फिजिक्स का, उसको बड़ी गति से, जी माने प्रकाश से करीब करीब समझ लीजिए कि 90 गुना तेज गति से उसको ले जाया गया और किसी दूसरे पार्टिकल से उसका मतलब उसकी मुठभेड़ कराई गई और उससे देखा कि उन्होंने क्या उत्सर्जित हुआ, क्या हुआ, और वो उनमें से कुछ पार्टिकल बने और जिनके आधार पर वो कहते हैं, जिसको वो बोलते हैं गॉड पार्टिकल या इस तरह की अवधारणाएं हैं उनकी। और इस तरह से वो अपने तरीके से जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में धरती और विश्व और धरती की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, उस माइथोलॉजी को ही प्रूव करने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। जी जी पिछले कुछ दिनों से मैं भारतीय वेद तो का पढ़ना बड़ा कठिन है, लेकिन उपनिषद और कुछ पुराणों का मैं अध्ययन करता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ एक अवधारणा है ओम, और ओम का कंपन, जी ओम का नाद, जी और भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि इस सृष्टि की रचना ओम के सुपरसोनिक नाद के आधार पर चीज़ों का न्यूक्लिएशन और फिर किस तरह से पदार्थों की उत्पत्ति। और ये है असली समस्या क्या है, ये पाश्चात्य दर्शक लोग भी मानते हैं और भारतीय लोग भी मानते हैं कि वस्तुतः प्रारंभ में एक ऊर्जा का अखंड अनंत विस्तार वाला एक बादल रहा होगा, ऊर्जा का बादल। जी जी ऊर्जा का तो आप समझते हैं कि हाँ, ऊर्जा तो दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। उसका स्वरूप नहीं होता, हाँ उसका फॉर्म नहीं होता, रूप नहीं होता।
तो उसको जैसे बोलते हैं- बिजली। जैसे बिजली, हाँ। जैसे मैग्नेट, हाँ हाँ जैसे साउंड आप आभास कर सकते हैं लेकिन देख तो नहीं देख सकते, नहीं सकते। अदृश्य होता है। उसको बोलते हैं अव्यक्त, अव्यक्त। जिसने कोई रूप स्वीकार नहीं किया। हाँ, ये जो ये किताब में डॉक्टर साहब एक पद आवा है, व्यक्त और अव्यक्त। अव्यक्त, हाँ, अव्यक्त वहाँ आज यही अपना ऊर्जा बता रहे हैं। ऊर्जा बता रहे हैं। अच्छा। तो ये इस ऊर्जा से ही पदार्थ की उत्पत्ति हुई, उस पदार्थ से ही तमाम तत्वों की उत्पत्ति हुई, उसी से यौगिकों की उत्पत्ति हुई, और उसी से सारी रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, ये सब उत्पन्न पैदा हुई। उसके फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर सारा कुछ आगे विस्तार हुआ। ऐसी अवधारणा ये पाश्चात्य वाले भी मानते हैं। बस इतना फर्क है कि ऊर्जा का पदार्थ में अंतरण, कैसे ऊर्जा पदार्थ बन गई, इसमें इसका कोई ना कोई एक फॉर्म होना चाहिए, कोई इक्वेशन होना चाहिए, कुछ एक विधि प्रविधि होनी चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ खास करके भागवत पुराण में तो बड़ा स्पष्ट उल्लेख है इसका कि ओम का नाद जो है वो उसका व्यापक फील्ड है। अब तो काफ़ी वैज्ञानिक प्रयोग हुए हैं इस तरीके से अपने यहाँ भी, कि ये अल्ट्रासोनिक से लेकर के और काफ़ी वेवलेंथ वाले क्षेत्र तक इसका जो है विस्तार है। और उस नाद से इतनी ताकत है कि ऊर्जा का न्यूक्लिएशन शुरू हो जाए, माने उसके न्यूक्लियस बनने लगे, उसके केंद्र बनने लगे, और उन केंद्रों के बाद ही फिर वो ऑर्बिट बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर वो तत्व बनेंगे। इस तरह की एक संभावना है। और मुझे लगता है कि बिग बैंग थ्योरी में वो गति कहाँ से आई, जिस गति से वो बिग बैंग पैदा कर रहे हैं वो गति कहाँ से आई, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन ओम की अवधारणा में उस नाद से उस स्वयं ऊर्जा के भीतर एक नाद पैदा हुआ, और उस नाद से ये अंतरण हुआ। इसको मैं मानता हूँ कि वो अव्यक्त से हाँ, व्यक्त में ये व्यक्त माने पदार्थ कुल मिला के अव्यक्त कहाँ का यह मान लीन जाए ऊर्जा स्वरूप, ऊर्जा, और वहीं की प्रकृति मान ली, प्रकृति मान और वह प्रकृति ये भौतिक संसार का बना है। बना। तो डॉक्टर साहब जब ये भौतिक संसार बना तो मनुष्यन की उत्पत्ति भय, फिर स्वाभाविक रूप से जब वो टाइम मनुष्य की उत्पत्ति भर रहा हुई तो सांस्कृतिक विकास तो होकर कुछ रहा न हुई। तो मनुष्यन के सांस्कृतिक विकास कौन में रहा, और एमा ऐसन कौन ऐसन तत्व है कि जो मनुष्य के सांस्कृतिक विकास में अपन सतत योगदान दीने से। अपना एक किताब में लिखल है कि ब्राह्मण युक्त गुण, ब्राह्मण तो नहीं लिखे न अपना, लेकिन ब्राह्मणोचित गुण वाले जो मनुष्य रहे, या कि प्रकृति वही मनुष्यन का बनाइन। जैसे मारीच ऋषि हो गए, इन्हों का अपना लिखन हुआ शंकराचार्य जी के, सनक सनंदन का भी, सनक सनंदन सनातन का तो अपना यह लिखन की मोक्ष के संसाधन वाली जो संस्कृत, यह हम आगे अखर बातचीत कर। अच्छा। लेकिन हमारे सांस्कृतिक विकास में केखर योगदान है या दर्शक और हम सब जानना चाहिए। देखिए, हम इसमें थोड़ा सा शंकराचार्य से असहमत है। अच्छा। शंकराचार्य ये मानते हैं कि ये नारायण ने ये सब किया। नारायण वस्तुतः अव्यक्त है, हाँ, उसका कोई रूप नहीं है। हाँ, तो वो नारायण व्यक्त हो सकता है, पदार्थ में परिवर्तित होता है, और पदार्थ में परिवर्तन के बाद फिर बाकी भौतिक और रासायनिक और बायोकेमिकल प्रक्रियाएं शुरू हो सकती हैं, जिससे आदमी का विकास हुआ और आदमी आगे बढ़ा। आपका प्रश्न जो है मूलतः एक विषय है नृवंश शास्त्र, जी, एंथ्रोपोलॉजिकल
स्टडीज़, ये मूलतः प्रश्न उस क्षेत्र का है। बड़ी विवेचनाएं हैं इस पर, अब उसके विस्तार में न जाते, संक्षेप में बताऊंगा कि आदमी की उत्पत्ति हुई अफ्रीका में। अफ्रीका तब जो है भौगोलिक स्थिति दुनिया की या धरती की बिल्कुल अलग थी। कितने जल डमरू मध्य रहे होंगे, कितने जोड़ रहे होंगे, कितने ब्रिज पुल रहे होंगे जोड़ते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अपना का हम व्यवधान करब। अपना कहन कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में है। ये पुस्तकों में अपना के आवा है एक जगह कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में है। जब ये पृथ्वी बनी हुई डॉक्टर साहब, तो जौन मेर के अफ्रीका में जलवायु रही, जौन मेर के ऑक्सीजन अफ्रीका में रही, जौन मेर के अनुकूलता अफ्रीका में रही, वो हमारे देश में रही हुई। ठीक कह रहे हैं। तो जब वहाँ यह हो सकत है कि भाई वहाँ के जलवायु, वहाँ के हिसाब से वहाँ के नस्ल पैदा भई, और यहाँ के जलवायु में जब एक तरह जलवायु सब जगह रही, तो निश्चित रूप से कौनो न कौनो प्रजाति तो हमरे यहाँ पैदा भई हुई। तो वैज्ञानिकन की यह अवधारणा हमारे समझ में नहीं आ रही कि वो अफ्रीका का सिर्फ माने थे मनुष्य के पैदाइश का, हमरे धरती का काहे नहीं माने कि हमरे यहाँ प्रजातियन को उत्पन्न हुए। देखिए, जबकि शिवालिक प्रजाति हमारे यहाँ के मूल प्रजाति आए, वृक्ष पर्वत श्रृंखला में जौन हमारे यहाँ प्रजाति पैदा भई, वो कालांतर में हम पंचराक्षस कहे लागल, जो रावण वावण सब रहे, तो ये सब यहाँ के मूल निवासी आ रहे, यहाँ के मूल पैदाइश आ रहे हैं। खैर विषयांतर हो रहा किताब से, या फिर कबू अगले चर्चा में करब। हम संक्षेप में बोल देते हैं। हाँ, देखिए, वैज्ञानिक जो है मूलतः फॉसिल्स के आधार पर इसका विवेचन करते हैं। आदमी का पहला फॉसिल हमको अफ्रीका में, वो जो झीलें हैं उन झीलों के क्षेत्रों में हमको अफ्रीका का पहला फॉसिल मिला जी। इसके आधार पर वो कहते हैं कि आदमी की उत्पत्ति अफ्रीका के उन क्षेत्रों में हुई। वहाँ क्यों यूँ होगी? मुझे लगता है कि देखिए, जो ये हम लोग विषुवतीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, वो प्रकृति में संवर्धन और नए विकास, नए उन्मेष की सबसे ज़्यादा संभावना जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट या जिसको विषुवतीय क्षेत्र बोलते हैं उसमें होता है। उस ज़माने में भी शायद वो विषुवतीय क्षेत्र रहा होगा और इसलिए वहाँ ये प्रादुर्भाव हुआ। फिर फॉसिल्स या उन्हें जो जिसको जीवांश बोलते हैं, उनके जो है जगह जगह जो हमको क्रम से हमको फॉसिल्स मिलते गए, उनकी जो है पहचान होती गई, उनकी डेटिंग होती गई, उनका काल निर्धारण होता गया। हिंदुस्तान में अकेला, और छोटे छोटे प्रखंडित मिले हैं, लेकिन अकेली एक साबुत खोपड़ी मिली है, वो नर्मदा में मिली है। अच्छा। हथनौरा करके एक जगह है, मेरे मित्र ने ही तलाशी थी, अरुण सोनकिया नाम था उनका। तो वो अकेला एक फासिल है जो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, आदमी की संरचना इस, और सबसे पुराना फासिल। अच्छा अच्छा। तो उस क्रम में कुछ मिसिंग लिंक भी हैं कि मतलब ये वहाँ तक समझ में आया, यहाँ से शुरू हो गया, बीच में क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम। देखिए, ये अनुमान फॉसिल्स के आधार पर है, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ अफ्रीका में शुरू हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मनुष्यन के उत्पत्ति हुई है, उनका सांस्कृतिक विकास कैसन रहा? देखिए, आदमी के बहुत बढ़िया किताब लिखी है राहुल शंकर तैन ने, और राहुल शंकर तैन ने एक किताब लिखी है वोल्गा से गंगा। बहुत लोगों को रास नहीं आई थी जब वो किताब लिखी गई थी, उनके खिलाफ बड़ा आंदोलन वगैरह भी हुआ था। उस वोल्गा से गंगा पर उपनिषदों, वेद, उपनिषद और पुराण, इतने हिस्से को लेकर के कैसी संकल्पना थी, और इसी तरह से देवोदास ये अलग अलग अध्याय भी उन्होंने उसमें लिखे हैं। वो उन्होंने उसका, यद्यपि हम उनसे सहमत नहीं हैं, वो मानते हैं कि आदमी का सांस्कृतिक विकास, खास करके जिसको हम आर्य बोलते हैं, भारतीय जो मूल के हैं, वो जो है वो भारोपीय, माने यूरोप या रूस और
यूरोप के बीच का जो यूराल माउंटेन क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ हुआ। ये सब विस्तार में न जाते हुए देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी के विकास के साथ कोई भी स्पीसीज़, आदमी ही क्यों, कोई भी स्पीसीज़ कैसे विकसित होगी वो सबसे अधिक निर्भर करता है कि वो चैलेंजेस क्या है उस स्पीसीज़ के सामने, उसके सामने प्रतिस्पर्धा कितनी है, प्रकृति की साथ में रहने वाले प्राणियों की कितनी प्रतिस्पर्धा उसको झेलनी पड़ती है, इस पर निर्भर करता है। उसकी मानसिक संरचना कैसी है, उसकी मानसिक संरचना का माने दिमागी संरचना का विकास कैसे हुआ, इस पर जो है विस्तार से अगर हम अध्ययन करें, उससे के आधार पर हमारा मन कैसा बनेगा, हमारा विचार कैसा बनेगा, हमारा सोच क्या होगा, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर भौगोलिक परिवेश, जिन भौगोलिक परिवेश में हम रहते रहे उनसे हम क्या सीखते हैं, कैसे। डॉक्टर साहब अपना किताब में लिखन है कि मनुष्य के जो सांस्कृतिक विकास हुआ वहाँ वही व्यक्तियन का ज़्यादा योगदान है जो ब्राह्मणत्व के गुणन का धारण करे रहे। असल में अब यहाँ से आदि शंकराचार्य का पक्ष शुरू होता है। आदि शंकराचार्य मानते हैं कि ये जो सांस्कृतिक परिदृश्य है ये निरुद्देश्य नहीं है, बिना उद्देश्य का यूं ही सब आए बाएं साएं होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक निश्चित उद्देश्य है। इसका निश्चित उद्देश्य है मानवीय समाज को उस उत्कृष्ट आधार पर, उस उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचा देना जो वो पूरी तरह से अपना साक्षात्कार कर सके, प्रकृति को ठीक से समझ सके और सामूहिक पूरी सामूहिकता के साथ एक समरस विकास की स्थिति में ले जाकर के समाज को स्थापित कर दे, जहां आदमी अपने मुक्ति की कामना, मुक्ति का अनंत की यात्रा शुरू कर सके। ये शंकराचार्य की अवधारणा है और मैं भी इससे सहमत हूँ कि यह सारा जो कुछ घट रहा है ये निरुद्देश्य नहीं है, इसके पीछे ये सब चीज़ें हैं। शंकराचार्य जो है सीधे सीधे लिखते हैं कि वेदोक्त धर्म, और उन्होंने कहा कि ये जो स्वदेश से जो ये विकास है, आदमी उन खास आदमियों में जिनका दिमाग ज़्यादा विकसित था, जिनके सोच विचार ज़्यादा परिपक्व थे। देखिए, ये तो कोई भी समाज सम अवयवी नहीं होता है, जिसको बोलते हैं होमो हेरार्किकस, कि एक न एक कोई उसमें जो है उत्कृष्ट हो जाने की कोशिश करता है। या उत्कृष्ट होता है, उसके जो पैदाइशी जो गुण है, उसको जो परिस्थितियाँ मिली और जो उसने जो अपना प्रयास किए, उनसे वो एक रास्ते पर उत्कृष्ट हो जाए पहुँचता। अच्छा, वह उत्कृष्टता जाऊँ ही वही का हम ब्राह्मणत्व कह सकें। उसको जो है उसको अच्छी तरह से गीता में खूब बढ़िया परिभाषित किया गया है कि ब्राह्मण गुण क्या है, कैसे हैं, कौन सा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। और गीता भर में नहीं, उसका जो है बौद्ध, जिसको ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण संस्कृति के विरोध में है, जब वो विपस्सना की बात करते हैं तो विधिवत तरीके से वो जो है ब्राह्मण की कल्पना करते हैं। वो चाहते हैं कि ब्राह्मण के नेतृत्व के बिना विपस्सना का कार्य पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, बुद्धो ये मानते, बुद्ध भी यह मानते हैं। अच्छा। और इसका जिक्र मैंने किताब में हमने किया है। तो इस तरीके से तो उत्कृष्ट व्यक्तियों का नेतृत्व, जिसका उन्होंने शंकराचार्य ने नाम दिया है अधिष्ठानात्रि, एक नाम दिया है उन्होंने, अधिष्ठानात्रि। इस सारे अधिष्ठान को चलाने वाला जो है उसको नाम दिया उन्होंने अधिष्ठानात्रि। वो अधिष्ठानात्रि मूलतः उत्कृष्ट गुणों से संपन्न व्यक्ति होंगे,
कौन से रेस के होंगे, कैसे होंगे, मैं इस पे विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो फिर जीनोलॉजी और ये तमाम सब चीज़ों में जाना पड़ेगा। दिमाग का विकास कैसा हुआ, दिमाग का हाँ। संकुचन कैसा हुआ, इसका जिक्र मैंने थोड़ा संक्षेप में किया हुआ है। तो इसलिए इसमें दो राय नहीं है, और शंकर तो इसको अच्छी तरह से मानते हैं कि विकास, सांस्कृतिक विकास भी ब्राह्मणत्व गुण संपन्न व्यक्तियों के कारण होता है, और उनमें ही विभिन्न दुर्गुण आ जाने के बाद माने पतन और संस्कृत के हाँ, उनका ह्रास भी, पतन भी उन्हीं लोगों का कारण होता है। हाँ। आज हम भारतीय समाज को जब देखते हैं ना, जी। तो हमको बिल्कुल साफ नजर आता है कि जब वो जो नेतृत्व वर्ग, जो लोग हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे थे, अब वो क्या, कौन थे, कैसे थे, हाँ। वो अलग बात है, उनमें जो ह्रास हुआ है वही ह्रास हमारे सांस्कृतिक गिरावट का कारण है। गिरावट का कारण, यही गिरावट उन्होंने जो है कौरवों में देखी थी, और इसके आधार पर वो फिर महाभारत की कथा और देवकी के पुत्र हुए, ऐसा इस तरह से। हाँ। तो डॉक्टर साहब लगभग किताब जौन अपना लिखन, उनकर बहुत सारा चीज़ आवा कि प्रकृति, ये संसार में प्रकृति कैसन ये धरती के बनाइस, फिर मनुष्य के कैसन बनाइस, फिर आगे मनुष्य के विकास कैसन बा, मनुष्य के संस्कृति कैसन विकसित होती, फिर पतन होकर कैसन होता है, और ब्राह्मणोचित गुण कौन है, ये तमाम सारी चीज़ बहस में सूक्ष्म रूप में आई। डॉक्टर साहब और तो सब ठीक है, एक चीज़ थोड़ा सा मैं कह देना चाहूँगा, ये शंकराचार्य का समय का सीमा होगी ज़रूर। शंकराचार्य की अवधारणा है द्विधा धर्म, हाँ, प्रवृत्ति निवृत्ति और निवृत्ति। हाँ, और ईशावास्य उपनिषद में भी है विद्या और अविद्या। अविद्या। तो ये कहते हैं कि दोनों के समतोल से, ये एक प्रकार की नट विद्या होगी। हाँ, निवृत्ति का मतलब सिर्फ संन्यास नहीं होता, हाँ, प्रवृत्ति का मतलब सिर्फ संहार की हाँ, संस्कृति नहीं होती है। इन दोनों के समतोल से जब उत्कर्ष होता है, जब हम एक समरस समाज में पहुंचते अच्छा, हैं। प्रवृत्ति में हमरे जौन समझ में आवत है, प्रवृत्ति का मतलब कि अपने पुरुषार्थ से या संसार के बहुत सारी चीज़न का पुरुषार्थ करब, और यह जीवन का पुरुषार्थ से मुक्त करके और मोक्ष के साधन संसाधन कैले जावे, निवृत्ति मान ली, ऐसा सरल भाषा में हो सकता है, ऐसा न हो। इसमें थोड़ा सा फर्क है। हाँ। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक युग्म है। युग्म मीन्स मतलब कहने का मतलब ये कपुल है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। हाँ। जब इन दोनों को हम, इन दोनों पदों का एक साथ प्रवृत्ति और निवृत्ति कहते हैं। ठीक है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है कि निवृत्ति है। वस्तुतः जीवन न तो प्रवृत्ति से मात्र से चलता है, न निवृत्ति मात्र से चलता है। सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए प्रवृत्ति भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, निवृत्ति मतलब आध्यात्मिक चिंतन की धारा भी चाहिए, जो आपको मूल्य प्रदान करती रहे। और इसमें योग का बहुत बड़ा भाग है, सहयोग मिलता है, जिसके कारण इन दोनों का समतोल करके आगे बढ़ाते हैं। हमने इसी किताब में एक चित्र दिया है, उस चित्र के मार्फत हमने जो है समझाने की कोशिश की है कि कैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति एक साथ काम करते हुए जब हम दोनों के समतोल से समाज को विकसित करेंगे, तभी सांस्कृतिक उत्कर्ष संभव। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना यह पुस्तक के माध्यम से शंकराचार्य जी को समझें कि बहुत बड़ा माध्यम एक समाज का दीनहन है, और हम आशा करी थे कि ये पुस्तक का लोग पढ़िए, और हमारा अपना के या जौन संवाद आज का है, तो निश्चित रूप से समाज में कुछ न कुछ प्रकाश डालने का हमारा प्रयास जौन रहा है, तो निश्चित रूप से वहाँ हम आगे बढ़ब। आगे फिर से अपना से हम निवेदन करब कि अपना हमारे बीच में आई, और आगे जौन हमारा विषय रही, हम अपना से विस्तृत रूप से सांख्य योग में चर्चा करा चाहब। डॉक्टर साहब, सांख्य योग हमू नहीं जानता है, दर्शकों के समझ के से परे है, तो हम अपना से सांख्य योग में
आगे के परिचर्चा में कबू चर्चा करब। और आज अपना आयन हमरे विशाल चैनल में ये सुना दादू कार्यक्रम में, और यह कार्यक्रम में हम बहुत बहुत धन्यवाद अपना कही थे। और सबले दर्शकन का राम राम भैया।